एक गांव में बिंदिया नाम की औरत अपने 15 साल के बेटे अजय के साथ रहती थी। वे लोग बहुत गरीब थे। जब अजय 10 साल का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। बिंदिया ने मेहनत मजदूरी करके बहुत मुश्किल से अजय को पाला पोसा था। अब अजय 15 साल का हो गया था और वो भी गांव में छोटा मोटा काम करके घर चलाने में अपनी माँ की सहायता करता था। माँ, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और कमाने लगा हूँ। अब तुम घर बैठो और आराम करो। सारा दिन घर और बाहर का काम करके तुम कितना थक जाती हो। अच्छा जी, बहुत बड़ा हो गया है मेरा बेटा, अब अपनी माँ की सेवा करेगा। पिताजी के जाने के बाद तुमने कितनी मेहनत से मुझे पाला पोसा है। घर का और बाहर का काम करके थक कर चूर हो जाती हो। अब से बाहर का काम मैं करूँगा और तुम केवल घर का काम संभालना। बिंदिया को भी अजय की बात सही लगी और उसने घर पर ही रहना उचित समझा। अजय सुबह सुबह काम पर निकल जाता और शाम को थका हारा घर आता। अजय गांव की ही एक छोटी सी दुकान पर सहायक का काम करता था। एक दिन उस दुकान में चोरी हो जाती है, जिसका इल्जाम अजय पर आ जाता है। देख लड़के, चुपचाप मेरे पैसे वापस दे, नहीं तो मैं तुझे पंचायत में ले जाऊंगा और तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। दुकान का मालिक पंचायत में शिकायत लेकर जाता है, जिसके बाद पंचों के फैसले से अजय और उसकी माँ को गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। अजय और उसकी माँ गांव से बाहर बहने वाली नदी के किनारे अपनी एक झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। माँ, अब हम क्या करेंगे? गांव वाले तो मुझे गांव में घूमने भी नहीं देंगे। अब मैं काम कैसे करूँगा और पैसे कहाँ से लाऊंगा? यदि पैसे नहीं आए तो घर का सामान कहाँ से आएगा? तू चिंता मत कर बेटा, भगवान ने हमारे लिए जरूर कुछ न कुछ सोचा होगा, जिसका रास्ता हमें जल्दी ही मिलेगा। घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा था। अजय को बहुत चिंता हो रही थी कि वो क्या काम करेगा और पैसे कैसे कमाएगा। रात को जब वे माँ बेटा खाना खाने बैठते हैं, तभी दरवाजे पर कुछ दस्तक होती है। अरे, इस समय कौन आया होगा? हमारे यहाँ तो वैसे ही कोई नहीं आता जाता, तो आज इस समय कौन आ गया? तू खाना खा, मैं देख कर आती हूँ। बिंदिया जैसे ही दरवाजा खोलती है, सामने एक साधु को खड़ा पाती है, जो पूरी तरह भीगे हुए थे। बेटी, मैं बहुत दूर से आया हूँ। रात में रास्ता भटक गया और मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया, जिसके कारण मैं नदी में जाकर गिर गया। पूरी तरह से भीग गया हूँ। बाहर कुछ ठंड है तो क्या मैं कुछ देर के लिए यहाँ विश्राम कर सकता हूँ? हाँ हाँ महाराज, आइए, आप निश्चिंत होकर यहाँ बैठिए। महाराज, आप ये कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। धन्यवाद बेटा। साधु कपड़े बदल लेते हैं। बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए भोजन परोसती हूँ। बिंदिया साधु के लिए खाना परोस रही थी तो साधु की नजर खाली बर्तनों पर जाती है। साधु घर की दशा जान चुके थे। बेटी, एक काम करो, मुझे केवल एक गिलास पानी दे दो। अचानक सर बहुत भारी भारी लगने लगा है। मैं पानी पीकर यहीं कोने में आराम कर लूंगा। आप हमारे मेहमान हैं और मेहमान को कोने में पड़े रहने देना हमें शोभा नहीं देता, इसलिए महाराज आप यहाँ बिस्तर पर सो जाइए, हम माँ बेटा इस कोने में सो जाएंगे। रात बीत जाती है और सुबह एक नई किरण लेकर आती है। बिंदिया के घर में आज अन्न का एक दाना भी नहीं बचा था। बेटा, घर में मेहमान आए हैं, मेहमान को यूँ खाली पेट विदा करना हमें शोभा नहीं देता। तू एक काम कर, गांव के बनिए की दुकान से कुछ राशन उधार ले आ। तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? तुम्हें तो पता है हमें गांव से निकाल दिया गया है, और ऐसे में हमें कौन राशन का सामान देगा और हमारी सहायता करेगा? साधु दोनों माँ बेटे की सारी बातें सुन लेते हैं। बेटी, तुम्हारा दिल बहुत साफ है और तुम बहुत दयालु हो। तुम लोगों ने जिस प्रकार मेरी सेवा की है उससे बहुत प्रसन्न हूँ मैं, और तुम्हें इनाम के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। साधु बिंदिया को एक बेलन देते हैं। ये बेलन मेरे किस काम का भला? घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है, तो इस बेलन को लेकर मैं क्या करूँगी? बेटी, ये बेलन कोई मामूली बेलन नहीं है। ये एक जादुई बेलन है, जिसकी जादुई शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त कर सकती हो।
लेकिन याद रहे, इस जादुई बेलन का सदैव उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा ऐसी ही बने रहना होगा, दूसरों के प्रति सेवा और प्रेम भाव रखने वाला। यदि कभी तुम्हारे मन में खोट और लालच पैदा हुआ तो ये बेलन एक मामूली बेलन बन जाएगा और इसका जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बिंदिया और अजय साधु के पांव छूकर उन्हें खुशी खुशी विदा करते हैं। क्या ये बेलन सच में जादुई है माँ? पता नहीं बेटा, मैं तो इससे तब जादुई मानूंगी जब ये मेरे घर में भोजन की कमी पूरी कर देगा। बिंदिया के ऐसे कहते ही उसकी झोपड़ी विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवानों से महक उठती है। बिंदिया और अजय को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उनके सामने विभिन्न प्रकार के लजीज पकवान रखे थे। बिंदिया और अजय बहुत ही खुशी खुशी पेट भरकर भोजन करते हैं। आज कितने दिनों के बाद हमने भरपेट खाना खाया है माँ। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है। हे जादुई बेलन, मुझे और मेरी माँ को सुंदर सुंदर कपड़े दे दो। अजय के ऐसा कहते ही अजय और उसकी माँ के फटे पुराने कपड़े सुंदर और कीमती कपड़ों में बदल जाते हैं। अजय और बिंदिया ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। जादुई बेलन, हमारे इस टूटे फूटे घर को भी एक आलीशान महल में बदल दो। अजय के ऐसा कहते ही उनकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा हो जाता है। बिंदिया और अजय उस आलीशान महल के मालिक बन जाते हैं। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती। एक दिन अजय गांव में उसी दुकान पर राशन लेने जाता है जहां से उसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर निकाला गया था। अजय दुकान के सामने बड़ी सी गाड़ी उतारता है। दुकानदार इतनी बड़ी गाड़ी देखकर हक्का बक्का रह जाता है और जब वो गाड़ी से अजय को सूट बूट पहने उतरता देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। साहब, क्या चाहिए? अरे मालिक, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे लिए तो आप आज भी मेरे मालिक हैं। आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। बेटा, उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जो बिना सच जाने तुम पर झूठा इल्जाम लगा दिया था और मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस गांव से बाहर जाना पड़ा। सच में बहुत गलत किया मैंने तुम लोगों के साथ। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मेरी दुकान पर चोरी तुमने नहीं बल्कि मेरे ही छोटे भाई ने की थी। मैं तुमसे माफी मांगने आया था, लेकिन तुम लोगों का कुछ अता पता नहीं था। मुझे माफ कर दो बेटा। साहब, आप मुझसे यूँ माफी ना मांगिए। मैं पिछले बातों को भूल चुका हूँ, आप भी भूल जाइए। कैसे भूल जाऊँ बेटा? अपनी उस गलती के लिए आज तक सजा भुगत रहा हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसका फल मुझे भगवान से मिल गया। ये देखो, जिस हाथ से मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को धक्के देकर गांव से निकलवाया था, भगवान ने वो हाथ मुझसे छीन लिया। मेरा ये हाथ हमेशा के लिए लकवे के कारण बेकार हो गया है। अजय को दुकानदार की ये हालत देखकर बहुत दया आती है। उसे याद आता है कि वो बेलन की सहायता से दुकानदार के हाथ को शायद ठीक कर सकता है। अजय उसे अगले दिन वापस आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। हे जादुई बेलन, मेरी मदद कर और मुझे ऐसी दवा दे जिससे कि मैं किसी का लकवे के कारण खराब हुई हाथ को ठीक कर सकता हूँ। अजय के ऐसे कहते ही वहाँ एक चमत्कारी मलहम आ जाता है। अजय वो मलहम दुकानदार के पास ले जाता है और उसके हाथ पर लगा देता है और देखते ही देखते दुकानदार के हाथ में जान आ जाती है और वो पहले की तरह ही काम करने लगता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी सहायता की। तुम सच में बहुत ही नेक दिल लड़के हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। अजय खुशी खुशी घर वापस आ जाता है। अब बिंदिया और अजय इसी प्रकार जादुई बेलन की सहायता से गांव के लोगों की मदद करने लगते हैं। दोनों साधु की बात को हमेशा याद रखते हैं और जादुई बेलन का उपयोग दूसरों की सहायता के लिए करते हैं। गांव वाले बिंदिया और अजय को बहुत ही प्यार और सम्मान देते हैं। नन्हा विशाल कुदाल लेकर अपने घर के पास के खेत में पहुंच गया। उसने कुदाल चलाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में थक गया। उसकी माँ सरिता आ गई। बेटा विशाल, अभी तुम बहुत छोटे हो, कुदाल को मत चलाओ। माँ, अब तो आसपास सभी लोगों ने अपने खेतों में बीज बो दिए हैं। हमारे पास ये छोटा सा खेत है और ये भी खाली है। मैं भी इसमें बीज बोऊंगा, सब्जी उगाऊंगा।
पानी वाली दाल और रोटी खाकर उब गया हूँ। बेटा, मुझे भी बड़ा दुख होता है। मैं तुम्हें अच्छा खिला पिला नहीं पा रही हूँ। गरीबी के कारण तुम्हें बहुत सारी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। माँ, कोई बात नहीं, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। भगवान को कभी तो हम पर तरस आएगा। एक न एक दिन वो हमारी फरियाद जरूर सुनेंगे। सही कह रहे हो बेटा। मैं कुदाल से खेत की गुड़ाई कर दूंगी, बीज भी बो दूंगी। तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई भी जरूरी है। ठीक है, मैं स्कूल जाऊंगा। सरिता माँ ने कुदाल अपने हाथ में ले ली और खेती का काम करने लगी। सब्जी के बीज बो दिए गए। एक दिन सवेरे विशाल ने देखा उसके खेत में 2 मोर के बच्चे कुछ चुग रहे थे। उसने ध्यान से देखा तो उनके मुंह में सब्जी के बोए हुए बीज नजर आ गए। उसे बड़ा दुख हुआ। इसी बीच एक मोरनी बच्चों के पास आ गई। वो उन्हें वहां से लेकर चली गई। मोरनी ने जाते जाते कुछ कद्दू के जादुई बीज अपने मुंह से वहां उगल दिए। उसके बाद गांव का एक निवासी झापा वहां आ गया। उसने खेत में देखा तो कुछ सुनहरी चीज चमक रही थी। कद्दू के सारे बीज सोने के बन गए थे। झापा ने सब सोने के बीज उठा लिए और अपने घर लेकर चला गया। कुछ ही देर में मोरनी के बच्चे फिर से खेत में आ गए। झापा भी आ गया और उसने जाल डाल दी और दोनों मोर के बच्चों को फंसा दिया। विशाल ने फंसे हुए बच्चों को देखा तो उसे ज्यादा तकलीफ हो गई। माँ सरिता भी वहाँ पहुँच गई। माँ देखो, झापा काका ने मोर के दोनों बच्चों को फंसा लिया है। वे बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं। उनकी माँ भी बहुत परेशान होगी। अरे हाँ, देखो बच्चे कितने असहाय हो गए। भैया, इन्हें छोड़ दो, इन पर दया करो। भाभी जी, ये मोर के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। आपके खेत का सारा बीज खा गए हैं। आप इनकी तरफदारी मत कीजिए। देखो भैया, ये भी बच्चे हैं, इन्हें भी भूख लगती है। जहाँ दाना खाना मिलता है तलाश कर खा लेते हैं। फिर भी कह रही हूँ, छोड़ दीजिए। झापा दोनों मोर के बच्चों को लेकर चले गए। विशाल को ये बात पसंद नहीं आई। वो छुप छुपा कर गाँव वाले झापा के घर के पास पहुँच गया। दोनों मासूम मोर के बच्चे एक बड़े पिंजरे में कैद दिखाई पड़े। विशाल ने इधर उधर देखा और जाकर पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दोनों बच्चे बाहर निकलकर भागने लगे। वहीं पास में उनकी माँ मोरनी खड़ी सब देख रही थी। वो उन्हें लेकर जंगल में चली गई। दूसरे दिन सरिता माँ और विशाल फिर से अपने खेतों में बीज बोने की तैयारी में जुट गए। माँ, आसपास सभी के खेतों में सब्जी के बड़े बड़े पौधे आ गए हैं। कुछ लोग तो अपने खेतों की सब्जियाँ तोड़कर ले जा रहे हैं। हमारे खेत सूने पड़े हैं। बेटा, अपनी अपनी किस्मत है। हमें अधिक इंतजार करना होगा। 4 दिन के बाद घनघोर वर्षा शुरू हो गई। खेत में पानी भर गया। सरिता माँ जानती थी कि पानी की अधिकता के कारण बीज सड़ जाएंगे। जब बरसात रुक गई तब विशाल और सरिता पछताने लगे। दोनों बहुत दुखी थे। इतने में वही मोरनी वहाँ आ गई, जिसके बच्चों को विशाल ने आजाद कराया था। मोरनी की चोंच में एक छोटी सी पोटली थी। उसने वो पोटली विशाल के खेत के पास रख दी। विशाल ने जाकर पोटली खोली तो उसमें कद्दू के बीज थे। माँ, ये कद्दू के बीज है। वो मोरनी उन्हीं बच्चों की माँ है जिसे उस दिन गांव वाले काका ने पकड़ा था और मैंने छुड़ा लिया था। बेटा, तुमने बड़ा नेक काम किया था। सरिता माँ ने वो कद्दू के बीज खेत में बो दिए। अचानक चमत्कार हो गया। वो बीज पौधों में बदल गए। इसके बाद देखते देखते पूरा खेत कद्दू के पौधों से भर गया। माँ, ये क्या हो गया है? जैसे कोई जादू चल रहा है। कद्दू के इतने सारे पौधे कैसे बढ़ गए? बेटा, ऐसा लगता है ये कद्दू के जादुई बीज का कमाल है। दूसरे दिन जब विशाल और सरिता खेत पर पहुँचे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उनके खेतों में बड़े बड़े कद्दू, लौकी, बैंगन, टमाटर, मटर इत्यादि अनेक सब्जियां उन्हें पौधों में सज गई थी। सब्जियों का अद्भुत नजारा देखकर दोनों माँ बेटे खुशी से झूम उठे।
माँ, आज मैं सब्जियों के साथ रोटी का मजा लूंगा। हाँ बेटा, हम सारी सब्जियों को तोड़कर मिली जुली सब्जी बनाएंगे। माँ, आप बड़ा वाला कद्दू तोड़ लो और मैं दूसरी सब्जियाँ तोड़ देता हूँ। आज बड़ा मजा आएगा। दोनों माँ बेटे ने बहुत सारी सब्जियाँ तोड़ी और घर में चले गए। माँ ने जैसे ही कद्दू को काटा, उसमें बीज की जगह बहुत सारे सोने के सिक्के चमकते हुए मुस्कुरा रहे थे। माँ और विशाल दोनों खुशी से पागल हो गए। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई, धन दौलत भी भरमार हो गई। उनकी सारी गरीबी हमेशा के लिए भाग गई। अच्छा मकान, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, सब कुछ भगवान ने एक साथ देकर उन्हें धनवान बना दिया। उनके गांव वाले झापा ने जब विशाल से इस चमत्कार के बारे में पूछा, तो भोले विशाल ने मोर के बच्चों की आजादी से लेकर मोरनी के जादुई बीज देने तक की सारी बात उन्हें बता दी। झापा के दिमाग में लालच का बवंडर मच गया। वो अधिक से अधिक धन कमाने की लालच में योजना बनाने लगा। उसने मोरनी के दोनों बच्चों को फिर से जाल डालकर फंसा दिया और उन्हें पिंजरे में कैद कर दिया। मोरनी बेचारी बहुत दुखी हुई। वो पिंजरे के आसपास घूमने लगी। ए मोरनी, वो अपने बच्चों को आजाद कराना चाहती हैं। हाँ हाँ, कृपया करके मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए? ऐसे नहीं छोड़ूंगा। पहले मुझे कद्दू के बीज लाकर दे, तब मैं इन्हें छोड़ूंगा। अगर बीज नहीं मिले तो इन्हें मार दूंगा। नहीं, ऐसा मत कहो। ये मेरे लाल है, जिगर के टुकड़े हैं। इन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना। मैं कद्दू के बीज लाकर दे रही हूँ। मोरनी वहाँ से चली गई और झापा के दिमाग में सोना घूमने लगा। वो ख्याली पुलाव पकाने लगा। कुछ देर के बाद मोरनी पोटली लेकर आ गई। उसने पोटली झापा के सामने रख दी। मैंने कद्दू के बीज दे दिए हैं, अब मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा मत कीजिए। आपने कद्दू के बीज के एवज में मेरे बच्चों को छोड़ने का वादा किया था। मैं कोई वादा नहीं निभाता, बस अपना फायदा देखता हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मोरनी को यह आशा नहीं थी। उसके हृदय पर बहुत बड़ा आघात लगा। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी आंखों के बहते हुए आंसुओं को देखकर एक बंदर का मन भर आया। कुछ देर के बाद वो धीरे से नीचे उतरा और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। बच्चे आजाद हो गए। मोरनी अपने बच्चों को लेकर जंगल में भागने लगी। झापा हाथ मारता रहा। झापा ने मोरनी द्वारा दिए हुए बीज खेत में बो दिए। कुछ दिन में उसमें कद्दू भी आ गए। झापा बहुत खुश हुआ। उसने बहुत सारे कद्दू तोड़कर अपने घर में इकट्ठा किए। उसने अपनी पत्नी को भी बुला लिया। गुंजन की मम्मी, आओ, खाली थैली लेकर आओ। सोने के सिक्के भरने होंगे। अब हम माला माल हो जाएंगे। विशाल से भी बहुत ज्यादा धनी हो जाएंगे। इतना कहकर झापा ने जैसे ही कद्दू काटा, उसमें से काले रंग का फुहारा निकला और झापा का मुंह काला हो गया। अजी, ये क्या हो गया? आपका मुंह काला कैसे हो गया? खिड़की के बाहर से बंदर ने आवाज दी, जैसी करनी वैसी भरनी। जिसने की नेकी उसका है बोलबाला। लालची और बेईमान का मुंह हुआ काला। सीतापुर नाम के गांव में दो दोस्त अमर और किशन रहते थे। अमर की एक बेटी थी, मुन्नी। अमर की पत्नी का देहांत मुन्नी के बचपन में ही हो गया था। अमर एक दिन खेती करके आ रहा था, तभी उसे एक सांप काट लेता है और उसकी मौत हो जाती है। सुबह से शाम हो जाती है पर अमर खेत से नहीं आता है। अब मुन्नी को चिंता होने लगती है। काका, पिताजी अभी तक खेत से नहीं लौटे हैं। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुन्नी, तो घबरा मत, मैं खेत पर देख कर आता हूँ। किशन खेत में जाता है तो देखता है कि अमर जमीन पर गिरा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। किशन समझ जाता है कि अमर को सांप ने काट लिया है और उसकी मौत हो गई है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? पहले ही मुन्नी की माँ नहीं थी और अब उसके पिता को भी तूने अपने पास बुला लिया।
किशन अपने आप को संभालता है और अमर की लाश को लेकर घर जाता है। मुन्नी पिता की लाश देखकर बहुत रोती है और कहती है, पिताजी, आप भी मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो अनाथ हो गई। बेटी तू रो मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पहले मेरी सिर्फ एक बेटी थी, अब 2 बेटियां हो गई। मैं तेरा ध्यान रखूंगा। वही खड़ी किशन की बेटी मेघा बोली, दीदी तुम रो मत, अब से हम दोनों बहनें हैं। हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। कुछ दिन बीत जाते हैं। मुन्नी धीरे धीरे सब भूलकर किशन के परिवार के साथ रहने लगती है। एक दिन किशन और उसकी पत्नी किसी काम से दूसरे गांव जाते हैं। निकलते समय किशन मुन्नी और मेघा को गले लगाकर कहता है, मुन्नी तू अपना और मेघा दोनों का ध्यान रखना। मेघा तू मुन्नी दीदी को परेशान मत करना, दीदी की सारी बातें मानना। एक बात और, मुझे और तुम्हारी माँ को आने में रात हो जाएगी तो तुम दोनों घबराना मत। मुन्नी और मेघा दोनों एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा किशन से करती हैं। किशन अपनी पत्नी के साथ दूसरे गांव चला जाता है। बस में कुछ डाकू आ जाते हैं और किशन और उन लोगों से सामान छीनने लगते हैं। इसी छीन झपटी में किशन और उसकी पत्नी को चाकू लग जाता है और दोनों की मौत हो जाती है। उधर रात होते ही, दीदी, माँ और पिताजी अभी तक नहीं आए। अब तो काफी रात हो गई है। मन ही मन मुन्नी भी डर रही थी, पर हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, तू घबरा क्यों रही है, वो आ जाएंगे। रात से सुबह हो जाती है, पर दोनों में से कोई भी नहीं आता है। तभी एक गांव वाला चिल्लाते हुए आता है और कहता है, अरे गजब हो गया, किशन भैया और उनकी पत्नी को डाकू ने मार डाला। ये सुनकर तो दोनों बहनें जोर जोर से रोने लगी। तभी सामने पड़ोस में रहने वाली एक औरत आई और बोली, ये मुन्नी तो है ही मनहूस, पहले अपने माँ बाप को खा गई, अब बेचारी मेघा के माँ बाप को भी खा गई। तभी वहाँ खड़ी एक और औरत बोली, मैंने तो मना किया था किशन भैया को कि इस मुन्नी को अपने घर में ना रखें, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब खुद की बेटी भी अनाथ हो गई। अब दोनों बहनें अनाथ हो गई थी। कोई भी गांव वाला मुन्नी को गांव में काम नहीं देता है। गांव वाले मुन्नी को गांव से बाहर निकाल देते हैं। दोनों बहन गांव के बाहर आ जाती है। दोनों बहुत थक जाती है और कई दिनों से दोनों ने कुछ नहीं खाया था। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुन्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैंने काका से वादा किया था कि मैं मेघा का ध्यान रखूंगी। तभी मुन्नी को एक ढाबा दिखता है। मुन्नी ढाबे के पास जाती है और, काका, आपके पास कुछ खाना है तो मुझे दे दो, मेरी छोटी बहन बहुत भूखी है, मैं कुछ भी कर लूंगी। ढाबे वाले के यहाँ बर्तन धोने वाला उस दिन आया नहीं था, इसलिए ढाबे वाले मुन्नी को बर्तन धोने का काम देता है। बदले में उसे और उसकी बहन को पेट भर खाना दे देता है। शाम होते ही, दीदी, शाम होने वाली है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, हम कहाँ जाएंगे? अब हमारे पास तो घर भी नहीं है और इस गांव में हमें कोई जानता भी नहीं है, कोई हमारी मदद भी नहीं करेगा। दोनों बहनों की बात ढाबे वाला सुन रहा था। ढाबे वाले को दोनों पर दया आ जाती है और, तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो, आज रात वहीं गुजार लेना। दोनों बहन ढाबे वाले के साथ उसके घर चली जाती है। अगली सुबह, काका, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? मैं अपनी छोटी बहन को बहुत पढ़ाना चाहती हूँ। हाँ, हमारे गांव के सरपंच के यहाँ एक नौकरानी की जरूरत है, क्या तुम नौकरानी का काम करोगी? मुन्नी थोड़ी देर चुप रहती है और कहती है, काका, मैं अपनी बहन के लिए कुछ भी कर लूंगी। मुन्नी सरपंच के यहाँ काम करने लगती है। मुन्नी मेघा का दाखिला एक स्कूल में करवा देती है। मेघा पढ़ाई में बहुत होशियार होती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अब मेघा 12वीं पास कर लेती है। दिन रात काम करने की वजह से मुन्नी बीमार हो जाती है। ये देखकर, दीदी, अब आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं, मुझे गांव के एक स्कूल में टीचर का काम मिल गया है और साथ ही मैं आगे की पढ़ाई भी करूंगी। अब तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अब मेरी बारी है तुम्हारी सेवा करने की, तुमने बहुत कर लिया। ये सुनकर तो मुन्नी के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मुन्नी मेघा को गले लगाकर बोलती है,
किशन काका, देख रहे हैं ना आप, हमारी मेघा कितनी बड़ी और समझदार हो गई है। अब ये बड़ी टीचर बन गई है। इतने में वहाँ ढाबे वाले काका आ जाते हैं और ये सब देखकर कहते हैं, बेटी मुन्नी, मेघा की इस सफलता के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बेटी, अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। काका, क्या बात है, कहिए। बेटी मुन्नी, क्या तुम मेरे बेटे अजय से शादी करोगी? मुझे तुम जैसी ही लड़की चाहिए। ये सुनकर दोनों बहन खुश हो जाती है और कुछ समय बाद ही अजय और मुन्नी की शादी हो जाती है। मेघा भी उन्हीं के साथ रहने लगती है। चारों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी कुछ महीने बाद, बेटी मुन्नी, बाहर आओ, मुझे कुछ काम है। आवाज सुनकर मुन्नी और अजय बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सरपंच जी हैं। दोनों उनका खूब स्वागत करते हैं और सरपंच जी, क्या बात है? बेटी मुन्नी, मुझे तुम्हारी बहन मेघा अपने बेटे नीरज के लिए बहुत पसंद है। नीरज को मेघा पसंद है और तुम हमें और नीरज को तो काफी साल से जानती ही हो। ये सुनकर तो मुन्नी को विश्वास ही नहीं होता अपने और अपनी बहन के नसीब पर। मुन्नी शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ ही दिनों में मेघा की शादी नीरज से हो जाती है। दोनों बहन अपने अपने परिवार में खुशी से रहने लगती हैं। गंगा नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में मदन नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में उनकी थोड़ी सी जमीन थी। फसल से जो आमदनी होती उसी से अपने परिवार का खर्च चला लेता था। घर में उसकी पत्नी चंपा थी, जो घर का काम करने के साथ अपने पति के साथ भी मेहनत मजदूरी करती थी। उनका एक ही बेटा था, शरद। प्यार से सब उसे पिंकू बुलाते थे। एक दिन, माँ, मेरा स्कूल बैग बिल्कुल पुराना हो गया है। इसमें से मेरी किताबें गिर जाती है। मुझे नया बैग दिलवा दो। अभी 2 साल पहले 7वीं में ही तुम्हारे लिए बैग खरीदा था। माँ, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा बैग फट गया है। मेरे लिए बैग नहीं आएगा तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल तो जाना ही होगा। इतनी जिद करने से बैग थोड़ी मिल जाएगा। चलो जल्दी तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में मन तो लगता नहीं है, बस उल जलूल मांगे करते रहते हो। पिंकू पैर पटकते हुए उठा और तैयार होकर स्कूल चला गया। उसको स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। एक तो पहले ही उसको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ऊपर से फटा पुराना बैग। आज स्कूल जाऊंगा ही नहीं। नदी के किनारे चलकर बैठता हूँ। वो नदी के किनारे पहुंचा ही था कि उसने देखा कि नदी में एक व्यक्ति पानी में हाथ पैर मार रहा था और बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। आप चिंता मत करो, मैं अभी आया। इतना कहकर वो नदी में कूद गया और उस व्यक्ति को बाहर निकाल लाया। आसपास के कई लोग इकट्ठा हो गए थे। पिंकू ने उसे जमीन पर पेट के बल लिटाकर उसके पीठ पर जोर लगाया ताकि उसके पेट में गया हुआ पानी निकल सके। थोड़ी देर बाद ही उसे होश आ गया। वो उठकर बैठ गया। मुझे किसने बचाया? सबने पिंकू को आगे कर दिया। यही है वो बहादुर लड़का जिसने आपको बचाया है। आप हैं कौन? इस गांव में तो आपको कभी देखा ही नहीं। मेरा नाम भवानी प्रसाद है। नदी के उस पार वाले गांव का रहने वाला हूँ। अपने काम के सिलसिले में इस गांव में आया था, परंतु आज सुबह जब नदी में नहाने के लिए घाट पर आया तो पता नहीं कौन मेरा पैसों से भरा हुआ बैग ले गया और मुझे धक्का देकर नदी में गिरा दिया। दरअसल मुझे तैरना भी नहीं आता। ओह, चलिए आप हमारे घर चलकर आराम करिए। आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो अपने गांव चले जाइएगा। ठीक है, चलो। पिंकू भवानी प्रसाद को साथ लेकर घर आ गया। माँ, भवानी प्रसाद को खाने के लिए कुछ दे दो। ये थोड़ा आराम कर लें, फिर इन्हें इनके गांव पहुंचा कर आता हूँ। ठीक है। उसकी माँ ने भवानी प्रसाद को बड़े प्रेम से खाना खिलाया। अब आप आराम कर लीजिए, शाम को मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। तुम लोग बहुत ही नेक और दयालु हो। अभी तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर जब तुम हमारे गांव चलोगे तब मैं तुम्हें कुछ उपहार अवश्य दूंगा। हमने आपको उपहार के लालच में थोड़ी खाना खिलाया। अरे नहीं नहीं, मेरी बात का ये मतलब नहीं था। भवानी प्रसाद के पास नाव वाले को देने के लिए पैसे तो थे नहीं। पिंकू भवानी प्रसाद के साथ नदी के किनारे गया और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। काका,
मैं तुमको कल पैसे दे दूंगा, पर आज पैसे मत मांगना। ठीक है बबुआ। जब वो लोग भवानी प्रसाद के गांव पहुँचे तब सब लोग उन्हें देखकर खुश हो गए। अगर ये पिंकू मेरी जान ना बचाता तो मैं नदी में डूबकर मर ही गया होता। भवानी प्रसाद की पत्नी शीतला ने पिंकू को अपने पास बिठा लिया और उसे उसके परिवार के बारे में पूछा। अब मैं चलता हूँ, मुझे स्कूल भी जाना है। आप लोग कभी मेरे गांव आए तो हमारे घर जरूर आइएगा। रुक जाओ पिंकू, तुम्हें कुछ देना है। शीतला कमरे में वापस आई तो उनके हाथ में एक काले रंग का बैग था। पिंकू, ये बैग तुम्हारे लिए है, बहुत संभल कर ले जाना और इसमें का सामान अपनी माँ को दे देना। आपको कैसे पता चला कि मुझे स्कूल बैग की जरूरत है? इस स्कूल बैग की वजह से ही मैं भवानी काका की जान बचा पाया। पिंकू ने उस दिन की सारी बातें शीतला को बताई। चलो अच्छा हुआ ना, तुम भी आते रहना। पिंकू ने बैग कंधे पर रख लिया और बड़ी मस्ती से चल पड़ा। तभी बैग इतना भारी क्यों है? आखिर इसमें क्या है? जरा खोल कर देखूं तो सही। उसने एक पेड़ के नीचे बैठकर बैग खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा बैग सोने की असरफियों से भरा हुआ था। लगता है उन्होंने गलती से ये बैग मुझे दे दिया है। मुझे फिर वहां जाना होगा। वहीं से वो उनके घर के लिए पीछे मुड़ गया। उनके घर पहुंचा तो क्या हुआ पिंकू? लगता है आप लोगों ने गलती से मुझे अशरफियों से भरी बैग दे दिया है। पिंकू, गलती से नहीं, तुम इसके हकदार हो बेटा। जाओ जल्दी जाओ, अपने माँ को दे देना ये असरफियाँ। पिंकू फिर बैग दबाए जल्दी जल्दी नदी के किनारे बढ़ गया। नाव में बैठकर घर गया और माँ को सारी असरफियाँ देते हुए, माँ, ये अशरफियाँ संभल कर रख लो, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे बैग मिल गया है। इतनी असरफियाँ कहाँ से आई? भवानी काका की जान बचाने की वजह से उन लोगों ने मुझे ये बैग और अशरफियाँ दी हैं। इतना कहकर उसने बैग उठाया और स्कूल जाने के लिए साइकिल पर बैठ गया। साइकिल पर बैठते ही उसकी साइकिल हवा में उड़ने लगी और पलक झपकते ही वो स्कूल पहुंच गया। वो हक्का बक्का सा स्कूल में पहुंचकर अपनी कक्षा में चला गया। अपनी सीट पर बैठा ही था कि जो लड़की नीला कभी उससे बात भी नहीं करती थी, वो उसके पास आकर खड़ी हो गई। शरद, आज मैं तुम्हारे साथ वाली सीट पर बैठ जाऊं? उसने झट अपनी सीट पर से उठकर नीला को बैठने की जगह दे दी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, आज मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? तुमने कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, दरअसल आज मुझे स्कूल आने में देर हो गई थी ना, इसीलिए थोड़ा हड़बड़ाया हुआ हूँ। तुम तो हमेशा जल्दी आ जाते हो, फिर आज क्या हो गया? तब तक कक्षा में मैथ्स के टीचर मिस्टर भौमिक आ गए। पिंकू, आज तुम्हें बोर्ड पर ये सवाल हल करके दिखाना है। पिंकू की तो मैथ्स के नाम से ही कंपकंपी छूटने लगती थी। किसी तरह बोर्ड के पास गया, हाथ में चौक लिया और सरसराते हुए सारे सवालों का उत्तर लिख डाला। उसे खुद पर ही आश्चर्य हो रहा था। वाह पिंकू, तुमने तो कमाल कर दिया। पूरी कक्षा ने ताली बजाई। पिंकू को उस दिन बहुत अच्छा लगा। जब वो अपनी सीट पर आकर बैठा तो, पिंकू, मुझे भी मैथ्स पढ़ाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। उस दिन जब वो घर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आते ही उसने अपने बैग से किताब कॉपियाँ निकालकर तख्त पर रख दी। तभी उसकी नजर बैग में पड़ी थैली पर पड़ी। उसने थैली निकाल कर देखा। माँ, ये देखो, ये तो अशरफियों से भरी थैली फिर से आ गई। माँ, अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये बैग जादुई है। क्या? ये कैसे हो सकता है? देखो तो सही। माँ ने थैली खोलकर देखा तो हैरान रह गई। माँ, हमारे अच्छे दिन आ गए। आज कक्षा में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उससे मुझे यकीन हो गया है कि ये बैग जादुई है। इस बैग से मिलने वाले पैसों से अपनी सारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं और गरीबों एवं जरूरतमंदों को भी बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो बेटा। धीरे धीरे उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। पिंकू अपनी कक्षा का सबसे अच्छा बच्चा बन गया था। कुछ दिनों में ही पिंकू की बोर्ड की परीक्षा हुई। उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। तभी नीला का फोन आया। हेलो पिंकू, बहुत बहुत बधाई, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत खुश हूँ। पिंकू को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ।
जादुई स्कूल बैग ने उसे कहां से कहां पहुंचा दिया। एक गांव में भूरा नाम का एक किसान रहता था। उसने कई मुर्गियां पाली थी। उसका मुर्गियों और अंडों का व्यापार था। अचानक एक भयानक संसर्ग से फैलने वाली बीमारी ने उसकी सारी मुर्गियों और चूजों को मौत की गोद में सुला दिया। उसका पूरा व्यापार चौपट हो गया। उसके सर पर बहुत सारा कर्ज भी हो गया था। एक दिन उसके घर एक महात्मा पधारे और भूरा ने उन्हें अपना सारा हाल सुना दिया। महात्मा ने अपने ज्ञान दृष्टि से सारी वस्तु स्थिति को जान लिया। देखो, तुमने जो मुर्गियों, चूजों और अंडों का व्यापार किया वो तुम्हें सदैव घाटा ही देता रहा। अब किसी भी मुर्गी के चूजे या अंडों को बेचना तुम्हारे लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तुम कोई ऐसा व्यापार करो जिसमें जीव हत्या ना हो। ठीक है महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। महाराज चले गए और भूरा भविष्य की योजना के बारे में सोचने लगा। उसके पास पूंजी भी नहीं थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर व्यापार करे तो कैसे करे। अचानक उसके मुर्गी घर से एक लाल रंग का चूजा बाहर आया और उसके पास खड़ा हो गया। हे भगवान, मेरी मुर्गियां और चूजे तो समाप्त हो गए। ये लाल चूजा कहाँ से आ गया? मुझे तो अब मुर्गी पालन का व्यापार करना ही नहीं था। जा बच्चे, जिसके घर से आया है वहाँ चला जा। चूजा जाने के लिए तैयार ही नहीं था। भूरा ने उसे उठाया और दूर जाकर रख दिया। इतने में उसने देखा एक बिल्ली चूजे की तरफ बढ़ रही थी। बिल्ली आगे बढ़ी और रुक गई, जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। वो फिर उठी और आगे बढ़ी और दोबारा अदृश्य वस्तु से टकराकर रुक गई। कुछ जादुई चमत्कार लग रहा था, पर भूरा के समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन उसने जाकर चूजे को उठा लिया। वो जान गया कि अगर उसने चूजे को यूं ही छोड़ दिया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? इस चूजे को कैसे भगाऊं? ये किसी भयानक बीमारी का शिकार हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, एक बड़े पिंजरे में इनको भगवान के मंदिर के पास रख देता हूँ। अब तो वही दुनिया के रखवाले प्रभु इसकी रक्षा कर सकते हैं। इस तरह लाल चूजे को भूरा के भगवान के मंदिर के पास स्थान मिल गया। लाल चूजा बड़ा होने लगा और बहुत जल्द ही लाल मुर्गी बन गया। लाल मुर्गी भूरा के घर के आसपास दाने चुगती और फिर भूरा के पास वापस आ जाती। वो प्रतिदिन अपने साथ एक छोटा सा अमरूद का पौधा लेकर आ जाती थी और भूरा उसे घर के पास वाले बाग में लगा देता था। इस तरह धीरे धीरे भूरा के बाग में अमरूद के बहुत सारे पेड़ हो गए। एक दिन लाल मुर्गी जैसे ही भूरा के पास आई, उसी समय एक साहूकार हाजिरा लाल भी आकर भूरा के सामने खड़ा हो गया। वो गुस्से से भरा हुआ था। भूरा, अब तुम्हारे कर्ज का समय पूरा हो गया। मुझे आज मेरा सारा रुपया सूद समेत चाहिए। सेठ जी, आप तो जानते हैं मेरा सारा व्यापार चौपट हो गया। मुझे बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ा। तुम्हारे घाटे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोच लेना चाहिए था। तुम कहीं से भी लाओ, मुझे मेरा रुपया चाहिए। इसके पहले भी तुम्हें एक मौका दे चुका था, अब कोई मौका नहीं दूंगा। सेठ जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ता हूँ, मुझे एक हफ्ता का मौका दे दीजिए। मैं आपके रुपए किसी तरह से अदा कर दूंगा। अब एक दिन का भी मौका नहीं दूंगा। भूरा को कुछ नहीं सूझ रहा था। वो दुख से पागल हो रहा था। उसी समय लाल मुर्गी ने अपने साथ लाए हुए अमरूद के छोटे पेड़ को वही पास में लगा दिया। इसके बाद उसने पंख फड़फड़ाए और उड़कर हाजिरा लाल को चोंच मार दी। अचानक हाजिरा लाल पर जैसे जादू हो गया। उसका पूरा सुर ही बदल गया। अरे भूरा, तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं तुझसे कोई ब्याज नहीं लूंगा। जब तेरे पास रुपए आएंगे दे देना, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। भूरा साहूकार की बात सुनकर चौंक गया। वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया। अच्छा भूरा, मैं चलता हूँ, एक पैसे की भी चिंता मत करना। साहूकार चला गया और भूरा अपनी लाल मुर्गी को देखकर अंदाजा लगाने लगा। उसे याद आ गया कि मुर्गी के चोंच मारते ही साहूकार के अंदर जादुई परिवर्तन हुआ था। लाल मुर्गी जादुई थी।
उस दिन बिल्ली भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। आज मैं तो सांप बच गया। खैर, कुछ समय के लिए साहूकार से जान बची, लेकिन उसके रुपए मैं कैसे लौटाऊंगा? भूरा के इतना सोचने पर लाल मुर्गी ने फिर से पंख फड़फड़ाए और उछलकर अमरूद के पेड़ को चोंच लगा दी। जादू हो गया। वो अमरूद का पौधा बड़ा होने लगा। कुछ पलों में उसमें बड़े बड़े अमरूद भी आ गए। भूरा की आंखें खुली की खुली थी कि फिर से लाल मुर्गी ने पंख फड़फड़ाए और उसने अमरूद के पेड़ को चोंच मार दी। चोंच मारते ही अमरूद के रंग बदलने लगे। वे भी सोने के बन गए। अरे बाप रे, सोने के अमरूद! मुर्गी देवी, ये कैसा चमत्कार है? क्या ये असली सोने के हैं? भूरा भाई, तोड़ कर देख लो, खरा सोना है। अब तो हाजिरा लाल के रुपए आसानी से अदा कर लोगे। अरे मुर्गी देवी, इतने सोने में तो मैं पूरे जिले का कर्जा अदा कर सकता हूँ। आपने तो मेरी जिंदगी बदल दी, कर्ज के बोझ से बचा लिया। भूरा भाई, व्यापार करना चाहते थे, अब करो अमरूद का व्यापार, कर लो अपने सपने साकार। भूरा ने जादुई लाल मुर्गी के सामने हाथ जोड़ लिए। उसके बाद उसने साहूकार के रुपए अदा कर दिए। भूरा ने जब बाद में दूसरे अमरूद के पेड़ों को देखा तो चौंक गया। वो सभी बड़े हो गए थे और उन पेड़ों में बहुत बड़े बड़े अमरूद आ गए थे। उसने अमरूद का व्यापार बढ़ा लिया, गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार दिया। इस तरह अपना और गांव वालों का जीवन संवार दिया। भूरा की भलाई की नीयत ने उसे सदैव सफलता के सुंदर रास्ते ही दिलाए। कहते हैं, कर भला तो हो भला।